मैं दूसरे शहर में रहकर नौकरी करती थी। एक दिन मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। इसलिए माँ ने मुझे आधी रात को ही फ़ोन करके तुरंत घर बुला लिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को ही कैब बुक करके निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में चार लड़कों ने मुझे अकेला देखकर घेर लिया। और फिर मेरा नाम रश्मि है। मैं 22 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार रही हूँ और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी करूँ, लेकिन वे इस बात के सख्त खिलाफ थे कि मैं किसी दूसरे शहर जाकर नौकरी करूं। उनका मानना था कि अकेली लड़की किसी नए शहर में किसी तरह के खतरे का सामना कर सकती हैं। उनका कहना था कि नौकरी तो करो, लेकिन ऐसी जिसमें दिन ढलने से पहले ही घर लौट सको, और वह नौकरी इसी शहर में होनी चाहिए। लेकिन मैं उनके इस सोच के बिल्कुल खिलाफ थी। मेरा मानना था कि आज की लड़की किसी भी तरह की परेशानी से अकेले मुकाबला करने में सक्षम है। अब तो जमाना भी बदल गया है। लड़कियां देर रात तक ऑफिस में काम करती हैं और अकेले रहकर नए शहर में अपनी नौकरी के साथ साथ हर जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हैं। मैं भी अपनी जिंदगी खुद संभालना चाहती थी और एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहती थी। मैंने अपने बचपन में हमेशा यही देखा था कि माँ को हर छोटी चीज में खुद से फैसला लेने में बहुत परेशानी होती थी। वह कोई भी निर्णय पिताजी की राय के बिना नहीं ले पाती थी, जबकि मैंने उन्हें कई बार समझाया कि कम से कम घर की चीज़ों में तो वे खुद पर भरोसा करके निर्णय ले। लेकिन पिताजी ने शुरू से ही उन्हें किसी भी फैसले में आगे नहीं रखा, जिसकी वजह से वे हर छोटी बात के लिए पिताजी पर निर्भर हो गई। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं मानती थी कि हर इंसान को इतना सक्षम और जिम्मेदार होना चाहिए कि वह सही समय पर निर्णय ले सके, न कि हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहे। कहते हैं ना कि जिंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती, वही मेरे साथ हुआ। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इसी शहर में नौकरी करूं, लेकिन मेरी नौकरी जब दूसरे शहर में लगी तो उन्हें बहुत गहरा झटका लगा। उन्होंने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया, लेकिन वह नौकरी बहुत अच्छी थी और मेरा भविष्य उसमें और भी उज्जवल हो सकता था। मैंने उन्हें किसी तरह मना लिया और ये वादा किया कि मैं कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी। इस तरह अपनी जिद पर मैं दूसरे शहर में नौकरी के लिए निकल गई। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई एक मजबूत लड़की थी, इसलिए बहुत जल्दी मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया। अपने रहने का इंतज़ाम एक सुरक्षित और अच्छी जगह पर कर लिया था, और ऑफिस में भी सारे काम बहुत जल्दी समझ गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस एक परेशानी थी, मेरे ऑफिस का काम इतना ज़्यादा होता था कि अक्सर मुझे बहुत देर हो जाती थी। इसी कारण मम्मी पापा बहुत चिंतित रहते थे। रोज रात 9 बजे के बाद उनका फ़ोन आना शुरू हो जाता था, ये पूछने के लिए कि मैं फ्लैट पर पहुंची या नहीं, और जब तक मैं सुरक्षित घर न पहुंच जाऊं वे बार बार फ़ोन करते रहते थे। इन दिनों काम का दबाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिस कारण मुझे अक्सर रात के 11 बजे जाते थे। वैसे तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन मेरा फ्लैट एक ऐसी जगह पर था जहां पहुंचने के लिए एक सुनसान पुलिया पार करनी पड़ती थी। फिर भी मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी और तेज कदमों से चलकर जल्दी वहां से निकल जाया करती थी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन रात को करीब 10 बजे मेरी माँ का फ़ोन आया, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है, तुम जितनी जल्दी हो सके तुरंत घर आ जाओ। ये सुनकर मैं घबरा गई।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ से कहा कि आप उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाइए, मैं अभी निकलती हूँ। फ़ोन रखते ही मैंने ऑफिस में इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई सहकर्मी नहीं था, सभी जा चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और एक कैब बुक कर ली। सोचा सीधा घर पहुँच जाऊंगी, रास्ते में कहीं रुकना नहीं होगा। ऑफिस से मेरे घर की दूरी लगभग 3 घंटे की थी। मैंने जल्दी से कैब बुक की और ऑफिस के बाहर आकर उसका इंतज़ार करने लगी। उसी दौरान माँ का दोबारा फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले एक फॉर्म पर साइन करवाना चाहते हैं। उसमें लिखा है कि अगर ऑपरेशन में कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। मैंने माँ से कहा कि आप उस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, लेकिन वह बुरी तरह घबराई हुई थी और रोने लगी। मैं इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती रश्मि, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। वह लगातार यही दोहराए जा रही थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। वह सिर्फ रो रही थी और कह रही थी कि तुम जल्दी से आ जाओ और खुद आकर फैसला करो कि ऑपरेशन करवाना है या नहीं। उधर कैब भी देर से आ रही थी। मैं पूरी तरह उलझन में थी। मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब निकल रही हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी कैब आ गई। मैं उसमें बैठ गई, ड्राइवर को ओटीपी बताया और पहुंचने का एड्रेस दिया। हर बार की तरह इस बार भी मैंने कैब में बैठते ही ड्राइवर की जानकारी और कैब का नंबर अपने एक परिचित को भेज दिया। हमेशा की तरह यह जताया कि कोई मुझे लेने आया है। थोड़ी ही देर बाद माँ का फिर से फ़ोन आया। मैं उन्हें फिर से समझाने लगी, लेकिन वह बार बार कह रही थी, तुम जल्दी आ जाओ और मुझे तुम्हारी भी चिंता हो रही है। इतनी रात को अकेले मत आओ। अकेली लड़की खुली तिजोरी होती है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। मैंने माँ को समझाया, आप ये सब बातें अभी फ़ोन पर मत करिए। ड्राइवर सब कुछ सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन काट दिया। तभी कुछ देर बाद ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है मैडम, आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या घर में कोई गंभीर बीमार है? मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर वह ड्राइवर दोबारा कहने लगा, क्या आप इतनी रात को अकेले ही जा रही हैं? उसके इस सवाल ने मेरे मन में डर पैदा कर दिया। मुझे लगने लगा कि कहीं वह मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा तो नहीं रखता, इसलिए मुझसे धीरे धीरे सारी बातें जानने की कोशिश कर रहा है। मुझे माँ पर भी गुस्सा आने लगा कि आखिर उन्हें ये सब बातें फ़ोन पर कहने की क्या ज़रूरत थी। अब जब इस ड्राइवर ने सब कुछ सुन लिया है तो शायद अब वह मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, इसलिए चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। ड्राइवर एक बार फिर बिना कुछ कहे गाड़ी चलाने लगा, लेकिन अब घबराहट के कारण मुझे तेज प्यास लगने लगी। मैंने जल्दी से अपने पर्स में हाथ डाला, लेकिन अफसोस कि मेरी पानी की बोतल तो ऑफिस में ही रह गई थी। अब मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। मैंने खुद से कहा कि थोड़ी देर प्यास को बर्दाश्त कर लूं, लेकिन गला सूखता ही जा रहा था और सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। मैंने ड्राइवर से कहा, आगे कहीं कोई ढाबा दिखे तो वहां से एक पानी की बोतल लेते चलना। ड्राइवर बोला, मैडम, इतनी रात को किसी ढाबे पर गाड़ी रोकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए चुपचाप एक बोतल ले लेना। वह बोला, मैडम, मेरे पास भी एक पानी की बोतल है, आप चाहे तो पी सकती हैं। उसने जैसे ही बोतल मेरी ओर बढ़ाई,
मैंने झटपट उसे ले लिया क्योंकि उस समय मुझे वाकई बहुत तेज प्यास लगी थी। लेकिन जैसे ही मैंने बोतल का ढक्कन खोला, मेरा दिमाग सचेत हो गया। मैंने सोचा कहीं इसने पहले से ही इस पानी में कोई नशीली चीज तो नहीं मिला रखी और इसलिए इसने मेरी प्यास की बात सुनते ही तुरंत अपनी बोतल दे दी। ये सोचते ही मैंने बोतल का ढक्कन बंद किया और बोतल उसे वापस पकड़ा दी। कुछ देर बाद ड्राइवर बोला, मैडम आपने पानी नहीं पिया। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। इसका मतलब वह मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। पहले तो मन किया कि उसे डांट दूं, लेकिन फिर सोचा इस समय मेरी पूरी सुरक्षा सिर्फ इसी के हाथ में है। अगर मैंने इसका विरोध किया तो ये मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। मैंने संयम रखते हुए कहा, दरअसल मैं सिर्फ बिस्लेरी का पानी पीती हूँ, इसलिए आगे कोई भी ढाबा पड़े तो वहां से बोतल ले लेना। वह फिर से बोला, मैडम मेरी बात मानिए, इतनी रात को किसी ढाबे पर गाड़ी मत रुकवाइए। वहाँ अक्सर गलत किस्म के लोग होते हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि मेरी कैब में अकेली लड़की है तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, जितना कहा जाए उतना करो। थोड़ी देर बाद एक ढाबा सामने दिखाई दिया। ड्राइवर ने वहीं गाड़ी रोक दी और पानी की बोतल लेने चला गया। मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा, सामने की टेबल पर 4 लड़के बैठे हुए थे जो शराब पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर घिनौनी सी मुस्कान तैर गई। मैं घबरा गई और तुरंत ही अपना स्कार्फ निकालकर चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। उन लड़कों को देखकर मेरी रूह कांप उठी। मेरी नजरें बेचैनी से ड्राइवर को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी वो 4 लड़के उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरा डर और बढ़ गया। इसी बीच कैब ड्राइवर भागता हुआ आया, झटपट गाड़ी में बैठा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी वे 4 लड़के गाड़ी के पास तक आ गए और उसमें से एक बोला, वाह क्या माल है, क्या माल लेकर जा रहा है तू, जरा हमें भी चखा दे। ड्राइवर ने बिना एक पल गवाए गाड़ी तेजी से भगा दी। वह बोला, देखा मैडम, मैं आपको इसलिए मना कर रहा था कि किसी भी ढाबे पर गाड़ी मत रुकवाइए। अब मुझे भी लगने लगा कि शायद ड्राइवर सही कह रहा था। मैंने कहा, हाँ भाई साहब आप सही थे, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। वह बोला, कोई बात नहीं मैडम, अब मैं आपको जल्दी से जल्दी घर पहुंचा देता हूं। मैंने बोतल से 2 घूंट पानी पिए और थोड़ी राहत की सांस ली थी कि तभी कार के साइड मिरर में वही 4 लड़के फिर से दिखाई देने लगे। वे गालियां दे रहे थे और चिल्ला रहे थे, इस माल को तो हम चक्कर ही रहेंगे। वे हाईवे पर अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ा रहे थे और लगातार हमारी कैब को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। अब तो मेरा और ड्राइवर दोनों का पसीना छूटने लगा। ड्राइवर बोला, देखिए मैडम, आपने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। मैं आपको बार बार समझा रहा था। मैंने कांपते स्वर में कहा, मुझे क्या पता था कि वे मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। ड्राइवर बोला, आजकल इंसान नहीं हैवान हो चुके हैं, इसीलिए तो मैं बार बार आपको सावधान कर रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब वह गाड़ी को हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था, लेकिन वे 4 लड़के भी अपनी गाड़ी को उतनी ही तेजी से भगाकर हमारी कैब की बराबरी कर रहे थे और बार बार टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर ने तुरंत मुझसे कहा, मैडम प्लीज पुलिस को फोन लगाइए, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं तो घबराहट में पुलिस को फोन करना ही भूल गई थी। अभी तक मैं ड्राइवर पर ही शक कर रही थी, लेकिन अब वह मुझे किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। मैंने फौरन पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। मैंने कहा, भैया मेरे फोन में नेटवर्क चला गया है,
ड्राइवर ने तुरंत अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, मैडम आप मेरे फोन से ट्राई कीजिए। मैंने जब उसका फोन देखा तो उसमें भी नेटवर्क नहीं थे। अब तो मेरा दिल धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे और दिमाग सुन्न होने लगा। ड्राइवर फिर भी हिम्मत नहीं हारा था। वह लगातार कह रहा था, मैडम आप दोनों फोन से बार बार कोशिश कीजिए, हो सकता है किसी मोड़ पर नेटवर्क आ जाए और कॉल लग जाए। एक तरफ वह पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था और दूसरी तरफ मुझे हिम्मत बंधा रहा था। तभी उन लड़कों की गाड़ी ने हमारी कैब को एक जोरदार टक्कर मारी। उनकी गाड़ी अब बिल्कुल हमारी कैब के साथ साथ चलने लगी। उसमें से एक लड़के ने मुझे आंख मारी और दूसरा बोला, आज तो तुझे अपना बनाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे नशे में इस कदर धुत थे कि उनकी गाड़ी लहरा रही थी। वे बार बार हमारी कैब को टक्कर मार रहे थे। कैब ड्राइवर बोला, मैडम आज तो मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये लोग तो एक्सीडेंट करके ही मानेंगे और अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो मैं अकेला हूँ, मैं आपको कैसे बचाऊंगा। वे तो चार हैं और चारों मिलकर मेरा जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन आपके साथ तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देंगे। अब मेरे दिमाग में मम्मी पापा की सारी हिदायतें घूमने लगी कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती हैं, जिसे लूटने के लिए हर कोई मुंह फैलाए खड़ा रहता है। अब मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला आखिर किया ही क्यों। लेकिन अब मैं जिस स्थिति में फंस चुकी थी उससे निकल पाना मुझे नामुमकिन लग रहा था। ना तो फोन में नेटवर्क था और ना ही मुझे कोई मदद दिखाई दे रही थी, बल्कि उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से आज ये कैब ड्राइवर भी बिना बात मारा जाएगा। मेरे ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से मैंने कैब ड्राइवर की बात नहीं मानी। अगर मैंने उसकी बात मानकर ढाबे पर गाड़ी नहीं रुकवाई होती तो अब तक मैं सुरक्षित अपने घर की तरफ जा रही होती। लेकिन मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। दूसरी तरफ मुझे माँ पर भी गुस्सा आ रहा था कि अगर पापा के ऑपरेशन का फैसला वे खुद से ले लेती तो पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाता और मैं सुबह होते ही अस्पताल पहुंच जाती। बिना बात मुझे आधी रात को निकलना नहीं पड़ता और ये जोखिम नहीं उठाना पड़ता। वे चारों दरिंदे बार बार मेरी कैब को टक्कर मार रहे थे, लेकिन इधर फोन में नेटवर्क था ही नहीं। तभी अचानक उन लोगों ने एक बहुत जोरदार टक्कर मारी, जिससे हमारी कैब घसीटती हुई आगे जाकर रुक गई। उन चारों ने उतरते ही कैब ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया और मुझे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल दिया। मैंने उससे हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत हट्टे कट्टे थे। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। कैब ड्राइवर ने भी उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन अकेला होने के कारण वह चारों से नहीं लड़ सका। वे उसे बुरी तरह से पीटने लगे। तभी उनमें से एक बोला, इसको यहीं पर बांध कर छोड़ दे, इस पर समय क्यों खराब कर रहे हैं, इसको बांधो और जल्दी से इस लड़की को लेकर झाड़ियों में चल, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। उन्होंने कैब ड्राइवर को बांधकर वहीं डाल दिया और मुझे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगे, जहां घनघोर अंधेरा था। मैं मदद के लिए बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसके बाद उन्होंने मेरे कपड़े एक एक करके फाड़ने शुरू कर दिए और फिर उन्होंने वो किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने भी सारे कपड़े हटा दिए। उनमें से एक लड़का जैसे ही मेरे ऊपर आया, तभी मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते ही मेरी जान में जान आई। तुरंत ही पुलिस ने आकर उन चारों को पकड़ लिया। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे अपने कपड़े ठीक करने का होश तक नहीं रहा, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने तुरंत ही मुझे अब मेरे कपड़े पहनाए और मुझे गाड़ी के पास लेकर गई। जब मैं वापस
कैब के पास पहुंची तो कैब ड्राइवर लहूलुहान खड़ा था। हमें समझ नहीं आया कि पुलिस वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। पुलिस ने हमें बताया कि हाईवे पर हर गाड़ी की एक निर्धारित गति होती है। हाईवे पर लगे कैमरे में हमने देखा कि दो गाड़ियां निर्धारित गति से काफी ज्यादा तेज चल रही थी और लगातार 1 घंटे से रफ्तार में थी। इसी कारण हमने तुरंत एक्शन लिया और इन गाड़ियों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। घटना स्थल पर पहुंचते ही कैब ड्राइवर ने हमसे कहा, मुझे खोलने से पहले जल्दी से उन झाड़ियों की ओर जाइए, क्योंकि वहाँ 4 दरिंदे एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं। उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले उसे बचा लीजिए। पुलिस की बात सुनते ही मैं कैब ड्राइवर के पैरों में गिर पड़ी। मैंने कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आप तो मेरे रक्षक निकले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कैब ड्राइवर बोला, मैडम इस दुनिया का हर आदमी दरिंदा नहीं होता। हमारे घर में भी माँ बहन है। हमें भी अच्छे से पता है कि एक औरत की इज्जत क्या मायने रखती है। उसके बाद पुलिस मुझे थाने ले गई, जहां मैंने उन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। फिर पुलिस मुझे अपनी गाड़ी से मेरे घर तक छोड़ने आई। घर पहुंचते ही मैं अस्पताल गई और तुरंत ही पापा के ऑपरेशन के फॉर्म पर साइन कर दिए। मेरी हालात देखकर माँ घबरा गई, लेकिन मैंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। कुछ ही घंटों बाद पापा का ऑपरेशन सफल हो गया, उनकी जान बच गई। उस दिन मैंने ये समझा कि एक लड़की चाहे कितनी भी आधुनिक समय में क्यों न जन्मी हो, लेकिन ये दुनिया आज भी उसके लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक लड़की की इज्जत को नोचने के लिए दरिंदे हर गली हर मोड़ पर मुंह फैलाए खड़े हैं। लेकिन हाँ, एक सच ये भी है, अगर इस दुनिया में भक्षक है तो कुछ रक्षक भी हैं, और ये दुनिया उन्हीं अच्छे इंसानों की वजह से चल पा रही है। कुछ दरिंदों की वजह से हम जीना नहीं छोड़ सकते। पेट भरने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। अपने पैरों पर खड़ा होना ही जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि ऐसे दरिंदे लोग हमारी किसी भी छोटी सी गलती का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी भी कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।